सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नए बयान के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने आगरा की एक रैली में कहा है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उन्होंने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दिया है और यह भी कहा है कि भारत के 80% हिंदुओं को इससे सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हिंदू बट गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बांग्लादेश एक जमाने में अविभाजित भारत का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान भी बाद में विभाजित होकर बांग्लादेश बन गया। यानी एक जमाने में पहले हमने पाकिस्तान को खोया और बांग्लादेश भी एक जमाने में हमारे ही देश का हिस्सा था। और आज इसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और वहां हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो बड़ी बात देखिए यह है कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ वही हुआ और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि अगर भारत के हिंदुओं ने अभी सबक नहीं लिया तो उनका हाल भी वही होगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा है या इससे पहले जो पाकिस्तान में हो चुका है। हालांकि अगर हम इस बयान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करें तो उसके लिए आपको आज कुछ आंकड़े पहले मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, 145 करोड़ के देश भारत में अभी 20% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है और बाकी 80% आबादी हिंदुओं की है जो अभी इस तरह से जातियों में बटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये तो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए आंकड़े जब आप देखेंगे पीछे स्क्रीन पर तो इनमें हमारे देश में 45% ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आदिवासी हैं और 11% सवर्ण हैं। अब देखिए, ये विपक्ष का और बीजेपी का, उनकी राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट है। विपक्ष की क्या कोशिश है? विपक्ष की कोशिश यह है कि भारत का समाज इस तरीके से आपको दिखाई दे, अलग अलग। यानी 45% ओबीसी है, यहां आप देखिए, 20% अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी लगभग 8.5%, सवर्ण है 11% और 16.5% हैं दलित। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो ये राजनीति कर रहा है, वो दलितों की राजनीति कर रहा है, ओबीसी की राजनीति कर रहा है, आदिवासियों की राजनीति कर रहा है और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहा है और सबको अलग अलग कंपार्टमेंट में उन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए बीजेपी की राजनीति क्या है। वहां पर जो आपको विभाजन दिखाई दे रहा है, बीजेपी ये चाहती है कि वो पूरा विभाजन, 20% अल्पसंख्यक हैं, ये तो 20% रहेंगे और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये उसे वोट नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी 80% है बीजेपी ये चाहती है कि ये सारे एकजुट हो जाएं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे और अगर आप बटे तो आप ऐसे नजर आएंगे। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से बटे तो आप कट जाएंगे और अगर आप इस तरह से रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और बांग्लादेश से सीखिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्षी दल इस समय हिंदुओं को बिल्कुल इसी तरह जातियों में बांटकर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हिंदू विभाजित होकर वोट डालता है तो इससे विपक्षी दलों को फायदा होता है। और अभी राहुल गांधी
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हिंदुओं को इसी तरह से अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन 80% हिंदुओं को जातियों से निकालकर एक हिंदू धर्म के मुद्दे पर एकजुट करना चाहती है, क्योंकि अगर ये 80% हिंदू विभाजित होकर वोट डालते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन जब ये एकजुट हो जाते हैं, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, यहां आपको दो रंग दिखाई दे रहे हैं, एक हिंदू केसरिया रंग में और दूसरे अल्पसंख्यक, ये बीजेपी की राजनीति है। लेकिन जब ये एकजुट हो जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, जिससे बीजेपी के लिए विपक्षी दलों को हराना आसान हो जाएगा। तो ये राजनीति के दो अलग अलग मॉडल्स हैं। ये विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष ये चाहता है कि पूरा समाज आपको इस तरह बटा हुआ नजर आए और हिंदू जो हैं वो एक हिंदू की तरह ना सोचें, बल्कि वो अलग अलग जातियों में बंटकर जातियों की तरह सोचें। और जो दूसरा मॉडल है, ये बीजेपी का मॉडल है। अब जब यही हिंदू जातियों में बंट जाते हैं तो बीजेपी चुनावों में पीछे रह जाती है, और इस बार लोकसभा के चुनावों में बिल्कुल यही हुआ है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के 72% वोट मिले थे, जो इस बार के चुनाव में 59% रह गए, जबकि दलितों के बीजेपी को 48% वोट मिले थे, जो इस बार कम होकर 29% रह गए हैं। और इसी तरह हिंदू वोटों के जातियों में बंटने से बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटों का जबरदस्त नुकसान हुआ, और बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 33 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार उसने 62 सीटें जीती थी। तो आप देख लीजिए, 2019 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और 2024 के चुनावों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और यहां आप देखेंगे ओबीसी 72% से 59% रह गए, दलित वोट 48% से 29% पर आ गए हैं। और बीजेपी की चिंता का जो कारण है वो यही है, क्योंकि इस बात को विपक्षी दल अब समझ गए हैं। इसलिए राहुल गांधी और बाकी के विपक्षी नेता बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक नया बयान दिया है कि उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी है कि आज तक देश में एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की महिला मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। तो पहले आप राहुल गांधी का भी वो बयान सुन लीजिए, देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट में दलित और ओबीसी कन्याओं को ढूंढ रहे हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। अब राहुल गांधी मिस इंडिया की पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी लड़कियां, कौन कौन सी महिलाएं, कन्याएं ओबीसी वर्ग से आती हैं, कौन कौन सी दलित वर्ग से आती हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान में उनके लिए भी दो बड़े सवाल छिपे हुए हैं, जो शायद उनसे किसी ने अभी तक पूछे नहीं। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी देश को यह भी बताएंगे कि जब पिछले 73 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, तो उनकी सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं मिस इंडिया बनी थी। यानी जितने समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस से समर्थन वाली सरकार रही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री वाली सरकार रही है, उस दौरान हमारे देश में कितनी मिस इंडिया दलित बनी है और कितनी ओबीसी बनी है, यह बात भी राहुल गांधी को बतानी चाहिए। और उन्हें कहना चाहिए, उन्हें ये आंकड़े देने चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में कि जब हमारी सरकारें थी तो उस जमाने में इतनी दलित और इतनी ओबीसी वर्ग की महिलाएं मिस इंडिया बनती थी, जो अब बननी बंद हो गई, या तो वो ये बताएं। और दूसरा सवाल ये कि क्या अब राहुल गांधी ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी इसी तरह से ये चेक करेंगे कि इसमें से कितने खिलाड़ी किस जाति के हैं, कितने खिलाड़ी ओबीसी हैं, कितने खिलाड़ी दलित हैं, कितने खिलाड़ी आदिवासी हैं, कितने ऊंची जाति के हैं, कितने नीची जाति के हैं। तो अब क्या ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि अब मिस इंडिया की लिस्ट निकाली जा रही है? थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा ओलंपिक खेलों की लिस्ट भी निकाली जाएगी और उसमें यह बताया जाएगा, देखा जाएगा कि नीरज चोपड़ा किस वर्ग से आते हैं,
विनेश फोगाट किस जाति से आती हैं और फिर उसके हिसाब से राजनीति की जाएगी। और सोचिए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो मिस इंडिया बनने वाली महिलाओं की जातियां जब चेक कर रहे थे, तो एक कितना बड़ा बयान है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी जातियों की राजनीति करने के लिए आजकल कितने बेताब हैं। यानी उनकी जो पूरी राजनीति है वो जातिगत राजनीति पर आधारित है, वो जातियों पर आधारित है। वो सबको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका सरनेम क्या है, वो सबको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जाति क्या है, अपनी जाति को अपने साथ लेकर चलिए। और क्योंकि विपक्षी दल हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी भी अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसी तरफ इशारा करता है। और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये अब हार्ड हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो जितनी ज्यादा राहुल गांधी जातियों की बात करेंगे, बीजेपी दूसरी तरफ उतना ही ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की बात करेगी। और ये दो मॉडल देश की जनता के सामने रहेंगे। एक मॉडल यह है कि देश अलग अलग जातियों के हिसाब से सोचे, और दूसरा मॉडल यह है कि देश में 80% हिंदू एक हिंदू की तरह सोचे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ असल में अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जबकि विपक्ष के एक और बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी इसे दूसरी नजर से देखते हैं। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो हिंदुओं को लेकर अब ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। राजनीति में अलग अलग नजरिए होते हैं। अखिलेश यादव का नजरिया यह है कि योगी आदित्यनाथ अब बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, वो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और इसलिए वो इतनी ज्यादा सख्त हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। और एक दूसरे विपक्ष के नेता जो हैं, जिन्हें अभी आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और वो ये सब कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह बयान बांग्लादेश को लेकर भी आया है। अब हम आपको उसी बांग्लादेश के बारे में बताएंगे कि जब बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी अपना देश छोड़कर भारत आए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, तो वहां पर अब भी हिंसा रुक क्यों नहीं रही। हमें समझ में आता है कि पहले हिंसा हो रही थी सरकार बदलने के लिए, शेख हसीना को वहां से भगाने के लिए, शेख हसीना का इस्तीफा लेने के लिए। लेकिन अब तो सब हो चुका, शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं, नई सरकार वहां पर बन चुकी है। अब दंगे किस लिए हो रहे हैं? तो बांग्लादेश में 25 अगस्त को हजारों लोगों की भीड़ ने ढाका के सरकारी सचिवालय को बंधक बना लिया और वहां पर हमला कर दिया, जिसके बाद इन प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों में हुए संघर्ष में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और स्थिति यह हो गई कि वहां की सेना को एक बार फिर से ढाका की सड़कों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं इस वक्त, तब ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी यह हिंसा खत्म क्यों नहीं हो रही। तो इसका कारण यह है कि अब बांग्लादेश इतना अस्थिर हो चुका है राजनीतिक रूप से कि वहां लोगों का लोकतंत्र में विश्वास समाप्त होता जा रहा है और अब लोग हर बात के लिए सड़कों पर उतरकर
हिंसा करके अपने हक को वहां की शासन व्यवस्था से छीनना चाहते हैं। लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जब तक वो हिंसा नहीं करेंगे, जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तब तक सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी और तब तक वो अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। कल भी बांग्लादेश में जिन छात्रों ने हिंसा की, वो छात्र अंसार ग्रुप के सदस्य हैं जो शेख हसीना का समर्थन करते थे और वो पैरामिलिट्री जवानों के रूप में काम किया करते थे। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब इस अंसार ग्रुप के तमाम लोग अपने लिए राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि अगर ये लोग हिंसा करेंगे तो इनकी मांगें जल्दी मान ली जाएंगी। यानी बांग्लादेश के 17 करोड़ लोगों ने अब यह मान लिया है कि हिंसा ही सारी समस्याओं का समाधान है और अब वहां हर मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों में दंगा करके, हिंसा करके, तोड़फोड़ करके, आगजनी करके लोग अपनी मांगों को अंतरिम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और इससे यह पता चलता है कि जब किसी देश में हिंसा को राजनीतिक हितों के लिए सही ठहराया जाता है तो वहां बाद में इसका क्या असर होता है, यहां आप देख लीजिए। अब वहां अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग तरह के समुदाय, तमाम तरह के लोग अब वहां निकल कर आ रहे हैं। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सब अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और अब सबको ये बात समझ में आई कि जब तक वो खतरनाक तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, तब तक वहां की सरकार को उनकी बात समझ में नहीं आएगी और उन्हें ऐसा लगा कि हिंसा करके अगर पूरी सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है तो अपनी छोटी मोटी मांगें तो मनवाई ही जा सकती हैं। इसलिए अब आप ये मानकर चलिए कि तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन बहुत सारे और दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश में भी हिंसा का ये दौर खत्म होने वाला नहीं है और बांग्लादेश अब राजनीतिक तौर पर आने वाले बहुत समय तक ऐसे ही अस्थिर रहने वाला है। और आपको ये बताते हैं कि कोलकाता में रेप और मर्डर की रात को क्या हुआ था। पूरा देश असल में इस पूरे घटना से तो स्तब्ध है ही, हैरान है ही, लेकिन सब ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी ये बताया नहीं। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई से पता चला है कि उस रात को क्या हुआ था। तो आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और इस घटना के आरोपी संजय रॉय उस रात को कहां कहां गया था, उसने क्या क्या किया था, यह सारा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बात का भी आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इस घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस रोक सकती थी, क्या वो महिला डॉक्टर आज जिंदा हो सकती थी, रह सकती थी। यह घटना 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और उस रात को जो कुछ हुआ वो संजय रॉय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। अब देखिए संजय रॉय ने क्या कहा अपने बयान में, सीबीआई को क्या कहानी उसने बताई है। संजय रॉय के मुताबिक वो सबसे पहले रात को करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने एक दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके इस दोस्त का नाम है सौरभ और सौरभ का छोटा भाई उस दिन कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि जब रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल से बाहर निकला तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने शराब पी। इसके बाद रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पी। नशे में ये दोनों थे और नशे में ही दोनों ने यह तय किया कि वो यहां से सोनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सोनागाछी पहुंचने के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त कुछ देर तक वहां रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दूर था। दोनों लोग एक बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लगभग 10 से 15 मिनट में वो वहां पहुंच गए। और इस दौरान संजय रॉय ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और उस लड़की को अपशब्द कहे। और इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी है जो सीबीआई को मिल चुका है। तो आप सोचिए संजय रॉय जैसे जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो वो हर लड़की को तंग करते हैं, हर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द कहते हैं। इसके बाद दोनों लोगों ने एक जगह पर रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय रॉय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय रॉय वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। अब इंतजार करने के दौरान संजय रॉय ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। कुछ देर के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस
कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में आ गए, क्योंकि संजय रॉय के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे और उसका ये भाई इसी अस्पताल में भर्ती था, इसलिए ये लोग वापस अस्पताल आए। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त अपने एक जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया। उसने एक बाइक राइड बुक की और वो घर चला गया, जबकि संजय रॉय इस अस्पताल के बाहर रुक गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। संजय रॉय घर नहीं गया, वो यहीं रुक गया। अपने दोस्त के जाने के बाद देर रात 3:30 बजे संजय रॉय फिर से अस्पताल पहुंचा और वो तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में जाने की बजाय चौथी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। अब सीबीआई को शक है कि संजय रॉय यहां इस ऑपरेशन थिएटर से कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन संजय रॉय का कहना है कि वो ऐसे ही उस दिन इस ऑपरेशन थिएटर में गया था। बड़ा सवाल यह है कि संजय रॉय इस ऑपरेशन थिएटर में क्या करने के लिए गया था, क्या लेने के लिए गया था, इस बात की अभी तहकीकात चल रही है। इस ऑपरेशन थिएटर के बाद रात 4:03 पर संजय रॉय सीधे तीसरी मंजिल पर आया, जहां उसे सीसीटीवी कैमरों में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा भी गया है। वो हमने आपको सीसीटीवी का एक तस्वीर आपको दिखाई भी थी, जिसमें वो दिखाई दे रहा है जाते हुए। वो सीसीटीवी फुटेज इस समय सीबीआई के पास है। ये देखिए, यहां वो जाते हुए दिख रहा है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि वो बहुत दबे पांव, बहुत ही सावधानी के साथ सेमिनार हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसे पहले से यह पता था कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर सो रही है। लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी है जैसे कि कोई चोर बचते बचाते, छुपते हुए, बहुत ही सावधानी से, बिना शोर किए, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह संजय रॉय इस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। इसके बाद वो सेमिनार हॉल में घुसते ही वहां सो रही महिला डॉक्टर का मुंह और गला दबाकर उस पर हमला करता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो इस डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करके वहां से चला गया। और इस दौरान जल्दबाजी में, जब ये सब कुछ हो रहा था, जल्दबाजी में उसका हेडफोन केबल वहीं छूट गया और इसी हेडफोन केबल से कोलकाता पुलिस संजय रॉय की पहचान करते हुए 9 अगस्त को उस तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त की सुबह जब संजय रॉय गिरफ्तार हुआ, उस समय वो कोलकाता पुलिस की एक बैरक में ही मौजूद था और वहां उसने खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को भी धोया था। और सोचिए कितनी चिंताजनक बात है कि एक व्यक्ति रात को शराब पीता है, सड़कों पर नशे की हालत में बाइक चलाता है, सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर अस्पताल में वापस आकर एक गैर कानूनी एंट्री करके अस्पताल के अंदर, सोचिए एक बाहर का आदमी जो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, वो शराब पिए हुए है और वो व्यक्ति कितनी आसानी से अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, वहां से सेमिनार हॉल में चला जाता है, फिर एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है और पूरे अस्पताल में किसी को कानो कान खबर नहीं होती और कोलकाता की पुलिस उसे कहीं नहीं रोक पाती। ना तो सड़क पर रोक पाती है, सड़क पर एक आदमी शराब पीकर बाइक चला रहा है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, अस्पताल में एंट्री कर लेता है और ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। यहां तो उसने एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या की है। ऑपरेशन थिएटर में मान लीजिए कोई मरीज होता, किसी और कमरे में अगर कोई मरीज होता तो यह मरीज का बलात्कार भी कर सकता था और मरीज की हत्या भी कर सकता था। और सोचिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस की कोई ज्यादा खास गलती नहीं है और पूरे देश में ही इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं तो सब जगह होती हैं, सिर्फ कोलकाता की बात क्यों हो रही है? कड़वा सच ये है कि अगर उस दिन कोलकाता की पुलिस ने इस आदमी को शराब पीकर बाइक चलाते हुए रात में रोक लिया होता, लड़की से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया होता, तो शायद वो महिला डॉक्टर आज जिंदा होती। और यह बात सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि संजय रॉय ऐसे ऐसे पॉर्न वीडियोस देखता था जो भाई और बहन के नाम से बने होते थे। सीबीआई को इस दरिंदे के मोबाइल फोन से बहुत सारे पॉर्न वीडियोस मिले हैं, जिनमें कुछ पॉर्न वीडियोस बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के हैं और कुछ पॉर्न वीडियोस भी ऐसे हैं जो रिश्तों के नाम पर एक कलंक लगाते हैं। और इससे आप
इस आरोपी की मानसिकता को समझ सकते हैं। और असल में यह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक जानवर से भी बदतर था। और सोचिए, यह व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर का काम कर रहा था और ज्यादातर समय ये उसी पुलिस की बैरक में रहता था। ये तो एक आदमी की कहानी हमने आपको बताई है। हमारे समाज में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में न जाने कितने ऐसे आदमी घूमते होंगे जो इस तरह की हिंसक और जानवर वाली प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जब वो असल में इस तरह का कोई वारदात करते हैं तब हमें पता चलता है। पूरा देश उस समय जाग जाता है थोड़े से दिनों के लिए, और फिर हम दोबारा से अगली घटना का इंतजार करते रहते हैं। और यकीन मानिए, इस समय भी हमारा देश, हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारा समाज अब अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था कि उनकी सेना रशिया की 1300 वर्ग किलोमीटर की भूमि को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल का हमला अब कर दिया है। रशिया ने पूरे यूक्रेन पर 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और इन हमलों से यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। और रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब ड्रोन अटैक किए। तो सोचिए, समझने वाली बात यह है कि रशिया ने सीधे कीव पर हमला किया है, वही कीव जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। इससे पहले यूक्रेन ने रशिया की एक 38 मंजिला रिहायशी इमारत पर ड्रोन से खतरनाक हमला किया था, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर सारातोव क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन इस हमले के बाद से अब रशिया लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है और यूक्रेन की सेना रशिया के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है, वहां से अब यूक्रेन की सेना वापस लौट रही है और यह युद्ध 2.5 वर्षों के बाद अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे दोनों तरफ से एक दूसरे के देश में तबाही हो रही है। और ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, इसे कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के 9/11 जैसा हमला है, जहां रशिया की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर एक ड्रोन हमला हुआ और ये जो ड्रोन है सीधे इस बिल्डिंग से जा टकराया। 9 अगस्त को जब यूक्रेन ने रशिया के इस कुर्स्क इलाके पर हमला किया था और रशिया की 1300 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था, तब रशिया ने अपनी इस जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी सेना को इस क्षेत्र में भेजा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब इस संघर्ष में रशिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रणनीति को बदल दिया और अब वो पूरे यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और इसी की वजह से यूक्रेन अब दबाव में आ गया है। और यह संघर्ष भी तब हो रहा है जब सिर्फ 72 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में मौजूद थे और वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी इसी युद्ध को लेकर बातचीत हो रही थी। और उसके लगभग 72 घंटों के बाद इसी जगह पर अब रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। अब आप ये देखिए कि यूक्रेन और रशिया की सैन्य ताकत में क्या अंतर है। आप शायद भूल गए होंगे इन दोनों सेनाओं के बीच क्या तुलना हो सकती है। और आपको याद होगा 2.5 साल पहले जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब राष्ट्रपति पुतिन ये कहा करते थे कि बस ये तो हफ्ते और 10 दिन की बात है, 1 हफ्ते के अंदर हम यूक्रेन को समाप्त कर देंगे, इनकी सेना को खत्म कर देंगे। आज 2.5 साल हो चुका है और वो यूक्रेन की सेना रशिया के लगभग 1500 किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल भी कर चुकी है, इतनी अंदर तक घुस आई है। और उसी से बचने के लिए अब रशिया ने इस युद्ध को खोल दिया है। कुर्स्क इलाके से बाहर निकालने के लिए रशिया ने सीधे कीव पर हमला शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन की जो सेना है वो तितर बितर हो जाए और वो उस इलाके पर कंसंट्रेट करने के बजाय अब वापस अपने राजधानी कीव को बचाने के लिए कोशिश करे। तो देखिए दोनों सेनाओं की तुलना क्या है। रशिया के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है और यूक्रेन के पास दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी सेना है। यानी एक सेना 5वें नंबर पर है, दूसरी 20वें नंबर पर है। रशिया के पास 13 लाख सैनिक हैं, यूक्रेन के पास 9 लाख सैनिक हैं। रशिया के पास 4255 एयरक्राफ्ट हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 321 एयरक्राफ्ट हैं। 321। रशिया के पास 1547 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, यूक्रेन के पास सिर्फ 130 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। रशिया के पास 15,000 टैंक्स हैं और तोपें हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 1700 तोप हैं।
और रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, जिसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन यूक्रेन के पास अमेरिका और नेटो देशों का समर्थन है और इसी वजह से यूक्रेन रशिया को इस युद्ध में कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन को जो पैसा मिल रहा है, जो हथियार मिल रहे हैं, लेटेस्ट बड़े बड़े खतरनाक हथियार, वो सारे नेटो देशों से मिल रहे हैं और अमेरिका से उसे ये हथियार मिल रहे हैं। और इन हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना आज रशिया की सेना के सामने डटकर खड़ी हुई है। तो आज इन तस्वीरों की बहुत चर्चा है जो अभी आप देख रहे थे, और 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कीव शहर में थे, देख लीजिए, और वो वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले थे, बातचीत हो रही थी, शांति की बातचीत उस समय चल रही थी। और अब आप देखिए 72 घंटे के बाद ही इसी कीव शहर पर रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। हमारे देश में आज आप सब लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे, इसलिए जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के विचारों का एक विश्लेषण करते हैं और आपको आज बताएंगे कि आज के कलयुग में दुनिया और आप लोग भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। आजकल सबको मैनेजमेंट गुरु की तलाश रहती है, क्या आप भगवान श्री कृष्ण को अपना मैनेजमेंट गुरु बना सकते हैं? आज जब दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की इतनी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं में डिप्रेशन, बेरोजगारी बढ़ रही है, तब भगवान श्री कृष्ण के विचारों में इन सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। और आज आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सोचिए, जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण में मृत्यु उनके सबसे निकट थी। उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के प्राण तो बच गए, लेकिन इन प्राणों के लिए उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और अपनों से बिछड़ने का यह सिलसिला उनका जीवन भर चलता रहा आखिर तक। पहले उनकी मां देवकी और पिता वासुदेव छूटे, फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उनकी परवरिश की वो भी छूट गए, फिर गोकुल भी उनसे छूट गया और आखिर में उन्होंने जिस द्वारका नगरी को स्थापित किया वो भी समुद्र में विलीन हो गया। यानी भगवान कृष्ण के जीवन में उनसे उनका सब कुछ लगातार छूटता चला गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और विचलित नहीं हुए। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उनका जीवन में बहुत कुछ छूटता जा रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा ले सकते हैं। श्री कृष्ण मानते थे कि जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसके खिलाफ कूटनीति का उपयोग करना चाहिए और उन्होंने काल्यवन और जरासंध के साथ बिल्कुल यही किया। उन्होंने काल्यवन को मुचकुंद के हाथों मरवा दिया और जरासंध को भीम के हाथों मरवा दिया, और ये दोनों ही योद्धा बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पहले ही समाप्त कर दिया और यह बताया कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो दिमाग से, कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते थे कि युद्ध में संख्या बल का महत्व नहीं होता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र और व्यक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव सिर्फ 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण पांडव 18 दिनों तक चले इस युद्ध में आखिर में जीत गए। इसी तरीके से मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, यूक्रेन की सेना रशिया की सेना के सामने कितनी छोटी है, उनके पास हथियार भी कितने कम है, लेकिन तब भी वो 2.5 वर्षों तक लगातार डटे हुए हैं रशिया की सेना के सामने। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, जिनके पास योगस्थ बुद्धि थी और जो ये जानते थे कि फैसले सही समय और परिस्थितियों के हिसाब से लेने चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और कहा था, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि को छोड़ दिया तो इससे पूरे जग में उनकी अपकीर्ति होगी और अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है और उन्हें रणछोड़ कहा जाएगा। यह कहकर उन्होंने अर्जुन को कन्विंस किया, मना लिया कि आपको युद्ध लड़ना ही होगा, भले ही यह युद्ध आपका अपनों के साथ ही है। लेकिन जब जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करके श्री कृष्ण को चुनौती दे रहा था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं व्यर्थ के इस युद्ध से बचने के लिए युद्ध भूमि को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। और यह बात श्री कृष्ण खुद जानते थे कि जब वो जरासंध के खिलाफ रणभूमि को छोड़ेंगे तो दुनिया उन्हें रणछोड़ कहेगी, लेकिन उन्होंने इस अपकीर्ति और बदनामी की चिंता नहीं की और सोचा कि अगर वो इस व्यर्थ के युद्ध में उलझ गए तो उनके समाज की प्रगति
रुक जाएगी। और इसीलिए उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली इस रणभूमि को छोड़ दिया और दुनिया को बताया कि जीवन में हर बार युद्ध लड़ना ही जरूरी नहीं होता, और कई बार आपको यह भी देखना होता है कि उस युद्ध से आपको आखिर में हासिल क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण को मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड भी कहा जाता है, जो धर्म कर्म के साथ युद्ध को भी समझते हैं और प्रेम को भी सही रूप में परिभाषित करते हैं। सो युद्ध मतलब लड़ाई और प्रेम तो आप जानते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे ये सुख और दुख उसी के हों, तभी वो प्रेम की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को हासिल कर पाता है। और यही सच्चा प्रेम है। यानी जिस व्यक्ति से आप प्रेम करने का दावा करते हैं, अगर उसके दुख आपको विचलित नहीं करते और आपका प्रेम, तब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इसलिए जो लोग खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, वो लोग कभी सही नहीं होते। आज के जमाने में जब लोग मनुष्य होने का सही मतलब भूल चुके हैं, तब श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्चा मनुष्य कौन है। तो प्रेम क्या है वो तो उन्होंने बताया, सच्चा मनुष्य कौन है? वो कहते हैं कि जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वो होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे और उसे कभी नुकसान ना पहुंचाए। तो आपके लिए एक बड़ी परीक्षा यह है कि आप भी देखिए कि क्या आप अपना फायदा करने के लिए दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को दुखी करके अपना फायदा करते हैं, तो यह बात मनुष्यता के खिलाफ है। इसके अलावा जो लोग धर्म और कर्म में अंतर नहीं कर पाते, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म सिर्फ कर्म से होता है और कर्म के बिना कोई धर्म नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कर्म किए बिना आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप भटक चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन रिश्ते निभाने की भी सीख देता है, और वो यही कहते हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों की अमानत नहीं है, तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जीना चाहिए, दिमाग से नहीं। आज के जमाने में जब लोग मित्रता भी स्टेटस देखकर करते हैं, बैंक बैलेंस देखकर करते हैं, आपकी गाड़ी देखकर करते हैं, आपका मकान देखकर करते हैं, तब श्री कृष्ण का जीवन बताता है कि मित्रता सभी बंधनों से मुक्त होती है और यह हमेशा बराबर रहती है। श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता अमीर गरीब, ऊंच नीच, इन सबसे ऊपर था। इसलिए आज की युवा पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, अपने दोस्तों के बारे में, दोस्ती के बारे में, मित्रता के बारे में। इसके अलावा श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका वृंदावन में पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। और भगवान कृष्ण ने दोनों ही माता पिता की सेवा की, दोनों माताओं को बराबर का स्थान दिया और दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माता पिता और परिवार से बड़ा कुछ नहीं। और श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, इसलिए माखन चोर होने के साथ वो लोगों को स्वस्थ जीवन का भी संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भोजन करते हुए हमारा सारा ध्यान सिर्फ भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जीवन में भोजन, शयन और व्यायाम का संतुलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके संतुलन के बिना जीवन जीवन नहीं। इसलिए आज आप श्री कृष्ण से स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी ले सकते हैं। और आज आपको यह भी बताना चाहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था। इस युद्ध के बारे में तो आप सब जानते हैं, इस युद्ध का नतीजा क्या रहा था यह भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब इस युद्ध को जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला और युधिष्ठिर इस राज्य के राजा बने। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका चले गए। कौरवों की माता गांधारी श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी मानती थी और उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश होगा और श्री कृष्ण भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे। इस श्राप की वजह से यदुवंश के लोग आपस में ही लड़कर मर गए। और इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने भी अपने पैर में लगे एक बाण के बाद अपनी देह को त्याग कर इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। और जब पांडवों ने श्री कृष्ण के देह त्यागने का समाचार सुना, तो वो विचलित हुए और उन्होंने भी राजपाट त्याग कर हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया और पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर रवाना हो गए और रास्ते में उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। हिमालय की बर्फ में एक एक करके पांडवों की मृत्यु होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी, उसके बाद सहदेव,
फिर नकुल, फिर अर्जुन और आखिर में भीम की मृत्यु हुई। और इनमें भी द्रौपदी की मौत का कारण उनका वो अहंकार था जिसमें वो खुद को सबसे सुंदर मानती थी और पांचों पांडवों में भीम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। सहदेव को अपनी बुद्धि का अहंकार और इसी अहंकार के कारण वो स्वर्ग जाते समय खाई में गिर गए और उनकी मृत्यु हुई। नकुल को अपने रूप का अहंकार था और इसके कारण उनकी भी मृत्यु हुई, जबकि अर्जुन को अपने पराक्रम का अहंकार था और इसी अहंकार ने अर्जुन के भी प्राण ले लिए। और भीम को अपने बल का अहंकार था और उनकी मृत्यु भी इसी अहंकार ने ली। सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग की इस यात्रा को पूर्ण कर पाए और आखिर में वो इंद्रदेव को मिले जो उन्हें जीवित ही स्वर्ग लेने के लिए आए थे। और जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तब तब द्वापर युग के साथ देव और दानवों का भी उल्लेख आता है। और अब वो बात हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत ध्यान से आज सुननी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। देव देवलोक में रहते थे, दानव दैत्य लोक में रहते थे। इसके बाद त्रेता युग आया जिसमें देव और दानव एक लोक में रहने लगे, जिसमें भगवान श्री राम भी इसी पृथ्वी लोक पर रहते थे और रावण भी इसी पृथ्वी लोक पर रहता था। इसके बाद द्वापर युग आया जिसमें देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। पहले तो एक लोक में रहते थे, अब एक परिवार में। और कौरवों और पांडवों का युद्ध उसी युग में सबने देखा। और अब ये कलयुग चल रहा है जिसमें हम और आप रहते हैं। इसमें देव और दानव एक ही देह में यानी एक ही शरीर में रहते हैं। तो पहले अलग अलग लोक में रहते थे देव और दानव, फिर एक लोक में रहने लगे, फिर एक परिवार में रहने लगे और आज इस कलयुग में वो एक ही शरीर में रह रहे हैं। और अब हम आपको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के बदले सेक्स की मांग करने वाले प्रोड्यूसर्स और हीरो नायकों के एक्टरों के गिरोह के बारे में बताएंगे और यह मुद्दा भी उठाएंगे कि क्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और भारत में बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर एक जांच कमेटी नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी के खुलासों के बाद 2 अभिनेत्रियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझे होटल में बुलाया था और जब मैं वहां गई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी सोच ऐसी होगी। हाँ, मुझे बाद में ये पता चला कि जिस फिल्म के बारे में बताया गया है वो अस्तित्व में नहीं थी। उस होटल में मेरा यौन शोषण किया गया। ये एक जाल था। अब वो जो भी कह रहे हैं झूठ है। उसने मेरे अलावा कई औरों के साथ भी ऐसा किया है। वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कोशिश की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मैं वॉशरूम में थी तो उसने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया और किस किया। इसके बाद मैं वहां से बचकर भाग गई। ये मेरी पहली फिल्म थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सब कैसे हो गया। इसके बाद जयसूर्या ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया मगर मैं नहीं गई। तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ कलाकार हैं जो आपको ये बता रही हैं कि फिल्म में रोल पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। और ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे करती है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसकी शुरुआती टिप्पणी उस इंडस्ट्री की काली तस्वीर दिखाती है जो बाहर से बेहद चमकदार और ग्लैमरस दिखती है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखिए, आसमान रहस्यों से भरा है जिसमें तारे टिमटिमाते हैं और चांद खूबसूरत है। लेकिन वैज्ञानिक जांच से यह पता चला कि ना तो तारे टिमटिमाते हैं और ना ही चांद खूबसूरत है। जो दिखता है उस पर भरोसा ना करें क्योंकि नमक भी दूर से चीनी जैसा ही दिखता है। यह रिपोर्ट कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक आपराधिक गिरोह या एक पूरी की पूरी लॉबी है। उसमें कुछ मुट्ठी भर बड़े एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और प्रोडक्शन कंट्रोलर शामिल हैं। और इस लॉबी ने पूरी मलयालम इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। ये ऐसे बड़े और प्रभावशाली लोग हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में पूरा दबदबा है। इन्हें नाराज करके कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट कहती है कि भले आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें, भले आप बहुत शानदार एक्टर हैं, लेकिन ये लॉबी अगर आपसे खुश नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये पूरा की पूरा जो गिरोह है ये महिलाओं से छेड़खानी करता है, यौन शोषण करता है। जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उन्हें बाद में फिल्मों में काम नहीं मिलता। जो पुरुष इसके बारे में जानते हैं वो भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें
अपना करियर खत्म होने से डर लगता है। और जो महिलाएं इस लॉबी के सामने सरेंडर कर देती हैं और समझौता कर लेती हैं, उन्हें कुछ कोड नेम दिए जाते हैं और इसी कोड नेम से उन्हें बाद में काम मिलता है। सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली दूसरी महिलाओं को भी काम के बदले सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है और बात बात पर उनसे छेड़खानी की जाती है। इस कमेटी ने कई महिलाओं से बात की, कई कलाकारों से बात की। उन्होंने जो आपबीती बताई वो बड़ी डराने वाली है। महिलाओं को डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके हर तरह से समझौते के लिए मजबूर किया जाता है। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाता है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन्हें लेकर भद्दे मैसेजेस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किए जाते हैं। काम के दौरान सार्वजनिक तौर पर भद्दे, अश्लील और बेहद घिनौने कमेंट्स किए जाते हैं। उनके रंग, रूप और सेक्सुअलिटी को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके कमरे की दीवारों पर अश्लील चित्र बना दिए जाते हैं। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि होटल में ठहरने के दौरान कई बार नशे की हालत में उनका दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। कई बार उन्हें महसूस हुआ कि अब दरवाजा टूटने ही वाला है और फिर उनका यौन शोषण शुरू हो जाएगा। अब आपको यह बताते हैं कि जिस तरह यह कमेटी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जांच करने के लिए बनी, क्या ऐसी ही जांच हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए? तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, कन्नड़ सिनेमा में भी होनी चाहिए, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी ही जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बता रहे हैं महिला कलाकारों की, यह कहानी असल में हर फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है। हम महिला कलाकारों और हमारी सभी महिला दर्शकों से भी आज ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और खास तौर पर जो महिला कलाकार हैं, जो युवा मॉडल्स हैं, जो युवा कलाकार हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो अभी प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी एंट्री कब होगी, उन्हें काम कब मिलेगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि बिना शोषण के काम नहीं मिलेगा, बिना कास्टिंग काउच के काम नहीं मिलेगा। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द दिया गया है, कास्टिंग काउच, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। और ये एक ऐसी बात है, जानते सब हैं लेकिन बाहर इसके बारे में बात कोई नहीं करता। इसलिए उन तमाम महिला कलाकारों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। आप चाहें तो हम तक पहुंच सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए, ये पूरा जो सिनेमा है इसकी अब सफाई होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है।